अस्सलाम वालेकुम। हमने डीपोलराइजेशन को डिस्कस करना था। तो डीपोलराइजेशन में अ, हमारे पास ये पिक्चर है उसको हम ना डिस्कस कर लेते हैं। आपकी जो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन होती है सेल की, उसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि जो इनसाइड द सेल होते हैं नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं और उस कंडीशन को हम रेस्टिंग स्टेट भी बोलते हैं। अब जैसे ही आपका इम्पल्स जनरेशन होती है तो आपके ना डिफरेंट चैनल्स ओपन हो जाते हैं जिनमें आपके सोडियम चैनल्स भी आते हैं। अब सोडियम चैनल जब ओपन होते हैं, सोडियम इनसाइड द सेल आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सोडियम एक पॉजिटिव आयन है। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट इनसाइड द सेल हो रही है। अब इस पॉजिटिविटी की वजह से आपका सेल क्या होता है, इस स्टेट में चला जाता है जिसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, या एक्टिव सेल की एक्टिवेशन स्टेट भी इसे बोलते हैं। अब ये जो मैक्सिमम जो आपका अगर हम एवरेज की बात करें तो यूजुअली आपके -70 जो होता है सेल का नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। और वो मैक्सिमम किधर तक जाता है, वो +40 तक ऑलमोस्ट चला जाता है। और ये जो डीपोलराइजेशन वाला फेज है, इसमें आपका सेल वर्किंग कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जो भी कर, ठीक है। वो इसकी डीपोलराइजेशन स्टेट होती है। अब डीपोलराइजेशन के बाद उसने वापस अपनी नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में आना होता है। तो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में जब वो आता है तो कुछ चैनल्स आपके क्लोज हो जाते हैं, कुछ ओपन हो जाते हैं, ताकि वो वापस से बैलेंस किया जाए। तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? उस स्टेट को हम बोलते हैं रीपोलराइजिंग स्टेट। अब ये जो रीपोलराइजिंग स्टेट है उसके बाद ना अब देखें, रीपोलराइजेशन जब हो रही होती है तो -70 से भी थोड़ा सा ना वो डाउनवर्ड चला जाता है। ये ग्राफ आपको भी शो कर रहा है कि वो थोड़ा सा और नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आपका सेल चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ जो चैनल्स होते हैं ना वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुए होते। फिर अब ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है सेल। फिर ज़्यादा नेगेटिव होने के बाद वो चैनल बंद होते हैं और आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर से सेल को आपकी रेस्टिंग कंडीशन की तरफ ले आता है। अब ये जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन है, इसके बाद ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड वाला स्टेट है, इसको हम हाइपरपोलराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये एक बेसिकली ये एक साइकिल चल रही होती है, जब भी सेल एक्टिवेट होता है और दोबारा से डीएक्टिवेट होता है। एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन की साइकिल, ये जो साइकिल है, इसे हम पोटेंशियल भी बोलते हैं, इम्पल्स जनरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब जो आपकी ड्रग्स हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, वो इसी के डिफरेंट फेजेस पे वर्क करती हैं। अब हम उनको देख लेते हैं। अब देखें, जो आपकी पीक पोटेंशियल है, जब आपकी डीपोलराइजेशन हो रही होती है, तो डीपोलराइजेशन में आपके कौन से चैनल ओपन होते हैं? आपके सोडियम चैनल ओपन होते हैं। फिर जब आपका रीपोलराइजेशन वाला फेज स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपकी पोटेशियम और क्लोराइड, इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है आउटवर्ड, ठीक है। देन जो आपकी थोड़ा सा और जो प्लेटियो डेवलप होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि कुछ देर के लिए आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। उस स्टेट में आपका कैल्शियम जो है, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम इनसाइड दी सेल मूव करता है और पोटेशियम जो होता है वो आउटसाइड दी सेल जा रहा होता है, ठीक है। जब ये स्टेट ख़त्म होती है तो आपका थर्ड फेज आ जाता है। थर्ड फेज में आपका क्या होता है कि आपका पोटेशियम की मूवमेंट आउटसाइड दी सेल स्टार्ट हो जाती है और इसी तरह करते करते आपकी जो है रेस्टिंग कंडीशन दोबारा से आ जाती है। तो जो आपकी क्लास 1 ड्रग हैं वो फेज जो ज़ीरो होता है उस पे एक्ट करती हैं और सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। अब सोडियम चैनल ओपन ही नहीं होंगे तो डीपोलराइजेशन ही नहीं होगी। डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो सेल आपकी इनएक्टिवेटेड स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। इसमें क्विनाडिन, डिस्पायरिमिडीन, प्रोपाफिनोन, आपका फ्लिकानाइड, ठीक है, ये सारी आपकी ड्रग्स आ जाती हैं। जो आपका फेज 1 है, उसके बाद ना आपकी जो क्लास 3 ड्रग्स हैं, क्लास क्लास 4 ड्रग्स जो होती हैं वो आपकी कैल्शियम चैनल पे
बाइंड कर जाती हैं, उन्हें ब्लॉक कर देती हैं, जो कि आपका फेज 2 बनता है। ठीक है, फेज 2 वाली साइड पे। और जब वो ब्लॉकेज को कर देंगे जिनमें विरापामिल डिल्टियाजम आता है, तो कैल्शियम इनसाइड द सेल मूव नहीं करेगा और कॉन्ट्रैक्शन मसल की नहीं होगी। जो आपकी क्लास 3 ड्रग्स हैं वो आपके पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। जब पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेंगी तो पोटेशियम की फिर मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, वो आउटवर्ड मूव नहीं करेगा। इसमें अमायोडायरोन और आपका सोटालोल आ जाता है, ड्रोनिडरोन भी आपकी ड्रग इसमें आ जाती है। अब उसके बाद जो लास्ट में आपकी होती हैं क्लास 2 ड्रग्स हैं, जो कि बीटा ब्लॉकर्स हैं। और बीटा ब्लॉकर्स आपकी जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उन पे बाइंड करती हैं और आपकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको डिक्रीज करती हैं। बेसिकली सिंपैथेटिक एक्टिविटीज जितनी भी हो रही होती हैं ना, उन सबको डिक्रीज कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन फेजेस पे, इन डिफरेंट रीजन्स पे आपकी ये ड्रग्स वर्क करती हैं। अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी हमने सबसे पहले पढ़नी है क्लास 1 ड्रग्स, जिसमें क्विनिडीन आती है, जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर है। क्विनिडीन की अगर हम बात करें ना, तो ये एक एल्कलाइड है। एल्कलाइड हमने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जो नेचुरल ओरिजिन के हों और जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, उनको हम क्विनिडीन कहते हैं। अब ये जो क्विनीन है उससे काफ़ी मिलती जुलती है। क्विनीन का एंटी मलेरियल एक्शन भी है। उसके अलावा जो है एंटीपायरेटिक भी है, डिप्रेशन में भी यूज़ होती है। लेकिन ये जो क्विनिडीन है इसकी जो एक्टिविटी है ज़्यादा हार्ट से रिलेटेड है। अब ये करती क्या है, ये कार्डिक डिप्रेसेंट है, कार्डिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देती है, उसकी ऑटोमेटिसिटी को डिक्रीज करती है, एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज करती है। ठीक है, आपकी कंडक्शन वेलोसिटी को भी डिप्रेस्ड करती है और आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी डिप्रेस्ड करती है। अब इसका क्या मतलब है, यही जो अभी हमने डिफरेंट फेजेस डिस्कस किए और उसमें सोडियम चैनल को डिस्कस किया। अब सोडियम चैनल ओपन ही नहीं होंगे तो इसका मतलब कंडक्शन जनरेट ही नहीं होगी। तो कंडक्शन जनरेट नहीं हो रही तो सेल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ही नहीं। ठीक है, या लेस जाएगा। तो वो उस हिसाब से आपकी ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, जो कंडक्शन वेलोसिटी है, वो सब डिक्रीज हो जाती हैं। और अल्टीमेटली इन सब का जो रिजल्ट होना था वो कॉन्ट्रैक्शन होनी थी, तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होती। क्योंकि सबसे पहला जो फेज होता है ना, उसमें क्या होता है कि इम्पल्स जनरेशन होती है। जब ऐसे नोड आपका इम्पल्स जनरेट करता है तो आपके कार्डिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है, वरना नहीं होगी। तो वही रीजन है इसमें सेम, कि अगर आपकी ये सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर रही है, डिपोलराइजेशन नहीं हो रही, तो आपकी कंडक्शन नहीं होगी, कंडक्शन नहीं होगी तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। तो ये बेसिकली सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं। ये क्या करते हैं, आपकी जो डीपोलराइजेशन है, ठीक है, उस पे फेज 0 पे एक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपका फेज 4 होता है, डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन, उसको भी उसको उस पे भी इफेक्ट करते हैं, स्लो कंडक्शन करवाते हैं। और आपके जो होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, उसको ना थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, प्रोलॉन्ग कर देते हैं। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड जब भी इंक्रीज होगा तो सेल इनएक्टिवेटेड स्टेट में ही रहता है। ठीक है, और ये एट्रिया में भी यही करते हैं और वेंट्रिकल्स में भी ये करते हैं, दोनों में ये करते हैं। उसके बाद थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये आपकी एरिथमियाज में यूज़ होती है ड्रग। ठीक है, ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड होती है। इसका मेटाबॉलिज्म हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, यानी कि लिवर से लिवर इसे डिग्रेड करती है। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये ऐसे और वीए ब्लॉक कॉज कर सकती है, मतलब ज़्यादा ही ऐसे नोड की एक्टिविटी को रिड्यूस कर दे तो फिर इश्यूज भी आ जाते हैं। उसके अलावा वेंट्रिकल टेकीकार्डिया भी कॉज कर सकती है। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया का मतलब है कि वेंट्रिकल्स की ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना। ठीक है, तो समटाइम्स ये इशू आ जाता है, इससे नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट ड्रग है वो है आपकी प्रोप्रानोलोल, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्लास 3 ड्रग आ जाती है जो है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें अमायोडेरोन आ जाती है। ये क्या करती है, ये आपकी इसका जो स्ट्रक्चर है रिलेटेड है टू थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन बेसिकली आपका हार्मोन है जो कि नेचुरली बॉडी आपकी प्रोड्यूस करती है। अब ये जो थायरोक्सिन होता है, इसका ना कंपोनेंट होता है आयोडीन। ठीक है, अब अ, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स इफेक्ट है।
और ये बेसिकली ना आपका जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, उसमें रिफ्रैक्टरी पीरियड पे ना बेसिकली ये काम करती है और उसको प्रोलॉन्ग कर देगी। तो एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को भी इंक्रीज कर देती है। ये आपकी एंटी एंजाइनल के तौर पे और एंटी एरिथमिक दोनों के तौर पे यूज होती है। ये पोटेशियम चैनल्स को बेसिकली ब्लॉक करती है, वो जो हमने पढ़ा था कि फेज ऑलमोस्ट फेज 3 में। ठीक है। अब ये जो है आपकी किस किस चीज़ में यूज़ होती है, ये अगर आपकी बात करें रिफ्रैक्टरी सुप्रा वेंट्रिकल और वेंट्रिकुलर टेकीएरिथमियास, यानी कि अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं तो उस केस में ये अमायोडायरोन अच्छी यूज़ की जा सकती है। इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये एंटी एरिथमिक के तौर पे यूज़ की जाती है। इनकम्प्लीटली ओरली एब्जॉर्ब होती है, लेकिन इसकी जो प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ है, और प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ इसकी क्यों है, क्योंकि ये एडिपोज टिश्यू में ना डिपॉजिट हो जाती है। यानी कि जो आपके फैट स्टोरिंग सेल्स हैं उनके अंदर क्या होती है, स्टोर हो जाती है, और उनके अंदर जब स्टोर होगी तो फिर इसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है। सेवरल वीक्स तक आपकी बॉडी में ये रहती है। टॉक्सिक इफेक्ट की बात करें तो जीआईटी डिस्टर्बेंस कॉज करेगी, ट्रेमर कॉज करेगी। जीआईटी डिस्टर्बेंस यानी कि आपकी जो भी डाइजेशन रिलेटेड या एब्जॉर्प्शन रिलेटेड इश्यूज कॉज करेगी, ट्रेमर्स, झटके लग सकते हैं, डिजीनेस, गुनूदगी को बोलते हैं। उसके अलावा ये लिवर है, लिवर टॉक्सिसिटी, ये लिवर टॉक्सिसिटी कॉज करती है। उसके अलावा फोटोसेंसिटिविटी, मसल वीकनेस, स्किन डिस्कलरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉज करती है। और ये क्यों कॉज करती है, क्योंकि इसका जो मेन कंपोनेंट है वो आयोडीन है। ठीक है। और आयोडीन फोटोसेंसिटिविटी और स्किन डिस्कलरेशन के लिए से लिंक्ड होता है। वेरापामिल उसके बाद आ जाती है, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और क्लास 4 ड्रग है। अब ये क्या करेगी, ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉक होंगे तो माइकार्डियल सेल जो हैं, यानी कि जो आपके हार्ट के मसल सेल्स हैं, उनमें उनमें उन्हें ब्लॉक कर देगी। और फिर जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो स्मूथ मसल्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मतलब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस कर देगी। ये आपकी जो है अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें, एस ए और एवी नोडल फंक्शंस उनको डिप्रेस कर देती है। एवी फंक्शन को, यानी कि जो एवी नोड है आपका, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, उस पे कंडक्शन को ना काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है, और उसके लिए ये एंटी अरिथमिक ड्रग के तौर पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी की जाती है। ये देखें, अब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आप कह लें कि ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करेगा, आउटपुट भी इंक्रीज सॉरी डिक्रीज होगी, ब्लड फ्लो भी डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो बेसिकली ये जो करोनरी और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है उसको भी ये डिक्रीज कर देती है। जो करोनरी ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करेगी, यानी कि जो आपके हार्ट को ब्लड फ्लो मिल रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही ना ब्लड वेसल्स में, वो एक्सपेंड ही रहेंगी तो ज़्यादा सप्लाई होगी। ये इसी रीज़न की वजह से ये आपकी एंजाइना में भी यूज़ की जाती है। ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन को जो सप्लाई है उसको इंक्रीज कराती है, क्योंकि करोनरी ब्लड फ्लो को ये इंक्रीज कराती है, करोनरी वेसल्स में वेजोडाइलेशन कॉज करती है। उसके अलावा एंटी अरिथमिक, एंटी एंजाइनल और एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज भी इसकी होती हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है ओरली, और ये इसका फर्स्ट जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर से होता है। और इसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हाफ लाइफ इसकी अगर बात करें तो 3 to 6 आवर्स तक है। थेरेप्यूटिक यूजेस इसके क्या हैं, ये आपके जो है एरिथमियाज में, हाइपरटेंशन में, एंजाइना में, इन सब में यूज़ होती है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट में आपके आ जाते हैं, आपका नोज़िया होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, वीकनेस, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस। ठीक है। और ये ज़्यादातर तब इश्यूज आते हैं जब आईवी दिया जाता है ये। तो ये सीवियर हाइपरटेंशन भी कॉज कर सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाना, या फिर आपका ब्रेडिकार्डिया भी कॉज कर देती है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स,
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन सी होंगी? जो हाइपरटेंशन के लिए यूज होती हैं। हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं? अगर आपका परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज रह रहा है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। इसमें आपकी जो कार्डिक आउटपुट होती है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है वो दोनों इंक्रीज हो जाती है और अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। कोई एक चीज़ भी अगर इंक्रीज हो तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो जो जब हम ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो उसमें साथ में आपकी जो बाकी चीज़ें हैं वो भी बहुत मैटर करती हैं, जिसमें आपकी डाइट आ जाती है, आपकी रूटीन आती है, एक्सरसाइज आती है, आप ओबीज तो नहीं है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स देखते हैं और फिर आपकी जो है आपकी डिजीज़ की मैनेजमेंट की जाती है। अब जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उसमें आपकी बहुत सारी ड्रग्स यूज़ होती हैं, जिनमें आपके डायूरेटिक्स आ जाते हैं, आपके बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, अल्फा अल्फा ब्लॉकर्स आ जाते हैं आपके, फिर आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं। ठीक है, जितनी हमने ऑलमोस्ट ड्रग्स पढ़ी है ना वो सब जो है आपकी ना एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, डायूरेटिक्स को डिटेल में तो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बीटा ब्लॉकर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एस इनहिबिटर्स भी पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, लोसार्टन भी पढ़ लिया है। एक रेनिन इनहिबिटर्स रहता है और रेनिन का मैकेनिज्म आपको मैंने बता दिया था कि बेसिकली रेनिन एंजाइम जो होता है उसको ये जो एलिस्करिन है ये ब्लॉक कर देती है। जब उसको ब्लॉक करेगी तो आपकी जो एंजियोटेंसिनोजन है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉप कर देता है ये। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स ये भी आपके यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर डायूरेटिक्स की ना एक डायग्राम बनी है जिसमें आपको जर्नल बताया हुआ है कि कौन कौन सा डायूरेटिक्स है और किस किस पोर्शन पे एक्ट करते हैं। ये जो बनी हुई है ना ये आपकी किडनी का नेफ्रॉन सेल्स बना हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका ग्लोमेरुलस, बाउमन कैप्सूल, पेरोक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट बना हुआ है। अब इसके डिफरेंट पोर्शंस पे डिफरेंट ड्रग्स काम करती हैं। सबसे पहली जो ड्रग आती है वो है एसिटाजोलामाइड। वो क्या करती है? वो आपका जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है उसको ब्लॉक करेगी और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको उसकी इंक्रीज कराती है। किसको? एक्सक्रीशन को, उसके रिमूवल को इंक्रीज कराती है। ठीक है, अब देखो जैसे ही इसकी एक्सक्रीशन होगी यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट ल्यूमेन में मूव करेगा, तो जब इस सल्यूट पार्टिकल ना कहीं पे अगर आपका इंक्रीज होता है ना तो अल्टीमेटली उसके साथ साथ वाटर जो है उसे बैलेंस करने के लिए उस साइड पे मूव कर जाता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट भी पीछे आप मूव करते हैं। इन दिस वे फिर आपकी यूरिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और सोडियम भी रिमूव हो रहा है, वाटर भी रिमूव हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपकी जो कह लें कि ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होगा। सेकंड जो है वो आपका मैनेटोल है, जिसे हम ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक भी बोलते हैं। अब ये जो ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक है ये क्या करता है कि आपकी जो वाटर है उसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। ये भी सेम उसी तरह से काम करेगा कि मैनेटोल बेसिकली एक सल्यूट की तरह काम करता है और वो आपके ल्यूमेन में ये जो आपको नजर आ रहा है ना, जैसे ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद आपका लूप ऑफ हेनले है, इधर ये प्रेजेंट होता है। मतलब ये इधर आ जाएगा, मूव कर जाएगा और फिर इसके पीछे पीछे वाटर भी मूव करेगा और फिर आपका डायूरेसिस हो जाएगा। ठीक है, जो थर्ड ड्रग है वो लूप डायूरेटिक्स होते हैं और लूप डायूरेटिक्स आपके क्या करते हैं? ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इन सब के जो को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। तो ये इन तीनों की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं। को ट्रांसपोर्टर अगर ब्लॉक होना तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती। हमने यूरिन की फॉर्मेशन के 3 स्टेप पढ़े थे। सबसे पहले हमने फिल्ट्रेशन पढ़ी थी, सेकंड में हमने टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन पढ़ी थी और लास्ट में सिक्रीशन पढ़ी थी। तो जो टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन होती है यानी कि जो आपको चीज़ें बॉडी में रिक्वायर्ड हैं उनको वापस लिया जाता है। ठीक है, वापस ब्लड में भेजा जाता है। तो उस प्रोसेस में ये क्या करती हैं? उस प्रोसेस को स्टॉप कर देती है। कैसे स्टॉप करती है? को ट्रांसपोर्टर जो आपके सेल के बाहर रिसेप्टर लगे हुए हैं, को ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए हैं जिन्होंने सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को अंदर भेजना था, वो सबको ब्लॉक कर देती है और इन सब का रिमूवल करवा देती है। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है क्लास 4 ड्रग जो कि थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं। ये क्या करते हैं? ये जस्ट
ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टू सोडियम है, ठीक है। तो ये बेसिकली सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को जस्ट ब्लॉक करते हैं, ये पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज नहीं करते। फिर आपका फिफ्थ जो है वो आपका क्या है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ये बेसिकली आपके जो हैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स, जो एल्डोस्टेरोन आपका हार्मोन है जो कि वाटर और सोडियम के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इनके रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। तो उस रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएंगे ताकि एल्डोस्टेरोन उस पर बाइंड ना करे, और एल्डोस्टेरोन बाइंड नहीं करेगा तो सोडियम की और पोटेशियम की सोडियम की एक्सक्रीशन हो जाएगी और वाटर की भी, ठीक है, रिमूवल होगा। तो बेसिकली डाईयूरेटिक्स का काम ही होता है क्या, यूरिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कराना, सो दैट वाटर और सोडियम को बॉडी से रिमूव किया जाए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। क्योंकि सोडियम और वाटर क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, और सोडियम क्या करेगा, वो ज़्यादा ना आपकी समझ लें सेल को एक्टिवेशन, वो डीपोलराइजेशन वाला फेज, ठीक है, तो उधर वो एक्ट करता है और इस तरह से दोनों हाई ब्लड प्रेशर करने में रोल प्ले करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पिक्चर देख लेते हैं एक बार। प्रोप्रानोलोल बीटा वन बीटा टू दोनों पे काम करती है, लंग्स में भी काम करेगी, हार्ट पे भी काम करेगी, ब्लड वेसल्स में भी काम करेगी। बीटा टू में क्या करती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करती है, इसीलिए एजमेटिक्स में हम नहीं देते। बीटा वन पे जब काम करेगी तो इसका मतलब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सबको रिड्यूस करेगी। जब ब्लड वेसल्स पे काम करेगी तो बेसिकली आप बेसिकली तो ये इन्हीं दोनों पे काम करती है, ठीक है। उसके अलावा जो एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन होते हैं वो आपके सारे रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। ये बेसिकली सारी जितनी एक्टिविटी होती है उन सबको भी ब्लॉक कर देती है। अब यहाँ पे ना एक रिफ्लक्स का लिखा हुआ है, तो जब देखें अगर ना आपका ना एक नेचुरल बॉडी का भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब अगर एक चीज कम हो रही है ना तो बॉडी इस तरह से एक्ट करती है कि दूसरी चीज को इंक्रीज कर दिया जाए और दोनों को बैलेंस कर लिया जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हार्ट है, जब इधर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि रिफ्लेक्स जनरेट होता है नेचुरल बॉडी का, ठीक है, और पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी कि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ताकि आपका बहुत ज़्यादा लो भी ना हो जाए ब्लड प्रेशर, ठीक है, और आपका बॉडी को नॉर्मलाइज रखा जा सके। उसके बाद कैप्टोप्रिल है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस इनहिबिटर्स में। उसके यहाँ पर ना कुछ बातें ही सिर्फ कैप्टोप्रिल से रिलेटेड लिखी हुई हैं कि नॉर्मल पेशेंट में स्टेटस क्या होता है सोडियम वगैरह का, और हाइपरटेंसिव में कैसे वो काम करते हैं। अगर तो नॉर्मल अगर हम देखा जाए तो सोडियम स्टेटस पे जो आपका अगर सिंगल डोज ही ले रहे हैं ना, ठीक है, तो भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोडियम के डिप्लीशन कर दें, ठीक है, फिर आपका कैप्टोप्रिल ज़्यादा असर करता है, मतलब वो सोडियम का भी कम हो रहा है, कैल्शियम चैनल भी ब्लॉक हो रहे हैं, तो दोनों अल्टीमेटली मिलके ना ज़्यादा ब्लड प्रेशर को लोअर करने में रोल प्ले करते हैं। हाइपरटेंसिव में क्या होगा, हाइपरटेंसिव में ये होता है कि आपका जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज किया जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। अब जो रैस आपका सिस्टम है, रेनिन, वो अगर आप रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की बात करें तो 80% हाइपरटेंसिव केसेस में वो कंट्रीब्यूट करता है वेस्कुलर टोन वगैरह में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उस पर भी ये कैप्टोप्रिल असर करती है और आपकी ब्लड प्रेशर को लोअर करने में रोल प्ले करती है। अब उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो रेनिन की एक्टिविटी जो होती है उस कैप्टोप्रिल का एक्शन ना रेनिन की एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखो बॉडी नेचुरली बैलेंस भी करेगी, ठीक है। तो अगर तो रेनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फिर इसकी डोज को चेंज करना पड़ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करती है, आर्टरियल्स को डायलेट करती है, और दोनों जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दोनों को रिड्यूस करती है। कार्डिक आउटपुट पे ऐसे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, पोस्टरल हाइपोटेंशन इसमें नहीं होती। उसके अलावा अगर हम देखें तो रीनल ब्लड फ्लो को भी मेंटेन रखती है, और ये बेसिकली आपकी डायलेशन कॉज करती है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो मेनली एक जो रोल प्ले करती है वो इसी तरह से करती है।
उसके बाद यहाँ पे लो सार्टेन अल्फा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी मेंशन है। इन्हें हम देख लेते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। लो सार्टेन क्या था, इसमें हम मेन मेन चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये बेसिकली एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। क्या करते हैं, ये जो आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड कर लेंगे, उन्हें इनएक्टिवेट कर देंगे और एंजियोटेंसिन 2 को बाइंड नहीं होने देंगे। अगर नहीं बाइंड होगी तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से ये काम करती है। अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करेंगे। और अल्फा रिसेप्टर किधर हमने पढ़े थे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़े थे। और यही रीज़न है कि ये आपकी ब्लड प्रेशर में यूज़ होती है। हमने इसमें प्रेजोसिन पढ़ी थी, लेकिन वो आपकी पोस्टल हाइपरटेंशन भी कॉज कर रही थी। उसके अलावा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया जो कंडीशन होती है प्रोस्टेट से रिलेटेड, उसमें भी ये ड्रग यूज़ की जाती है थ्रू आउट द बॉडी, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ना, ये जो है आपकी ड्रग यूज़ की जाती है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें प्रोस्टेट से रिलेटेड तो वो टेम्सोलिन आ जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स फिर हम दोबारा से देख लेते हैं ये क्या करते हैं। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे हार्ट में, स्मूथ मसल्स में। और फिर ये कैल्शियम के इनहिबिशन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज करेगी और आपका इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम हो जाएगा। तो अगर स्मूथ मसल्स की बात करें उनमें भी डायलेशन होगी, नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होगा और माइकार्डियल सेल्स भी रिलैक्स कर जाएंगे। ठीक है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी, एट्रियाज में भी एंड वेंट्रिकल्स में भी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट जो है हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स को डिस्कस करेंगे।